Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, welcome to lecture number 9 of the sampling design and analysis MTH494. Okay, so far अभी तक हम जहाँ पहुँचे हैं हमने population total और population mean and now we are on the population proportion. इससे पिछली क्लास में हमने एक हल्का सा टच दिया था population proportion को, और आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली वहीं से स्टार्ट होगा. फर्स्ट वी विल बी हैविंग अ लिटिल रिव्यू ऑन दैट स्टफ सो दैट वी कुड ब्रिज लेक्चर नंबर 8 विद लेक्चर नंबर 9, राइट. सो ये आपके पास ओल्ड स्लाइड्स हैं जो कि आप इससे पहले लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं. हमने लास्ट लेक्चर में ही ये सारी चीज़ें प्लान की थी. एस्टिमेशन ऑफ अ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट अगर मैं इसमें कोई चेंज करता हूँ तो वो आज की चेंज हो, फिर हम बाद में इसको दोबारा चेंज कर लेंगे. ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया था. वी वर हैविंग अ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन. सबसे पहले जो हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी वो ये थी कि हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता क्या है. सो दैट इज इन फैक्ट अगर देखा जाए कि हमारे पास व्हाट इज द डेफिनेशन प्रोपोर्शन फर्स्ट, कि एक खास पोर्शन ऑफ योर होल डेटा सेट इज नोन एज अ प्रोपोर्शन. अब वो जो खास पोर्शन है या जो स्पेसिफिक पोर्शन है, व्हाट डज दैट मीन. इसका मतलब ये है कि अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि अगर हम किसी खास कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दैट कि जी हमारे पूरे डेटा सेट में से इफ वी आर हैविंग 100 का डेटा है मेरे पास, और उसमें से 20 लोग ऐसे हैं जो कि हम कहते हैं कि दे यूज देयर ओन कार्स, राइट. तो क्या होगा, व्हाट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल like using their own cars, that is equal to 20%, 0.2. so that is a proportion कि टोटल में से जिस भी कैरेक्टरिस्टिक में आप इंटरेस्टेड हैं उसके होल्डर्स या वो प्रॉपर्टी कितने ऑब्जेक्ट्स में पाई जाती है, हम वो ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड वहाँ पे टोटल कर लेते हैं. सो हमने वहाँ पे एग्जांपल दी थी, एक क्लास की हमने दी थी, एक रूम की दी थी जहाँ हमारे पास टोटल 80 लोग बैठे हुए हैं. हमने ये कहा था कि उन 80 लोगों में से अगर हमें ये पता है 12 गर्ल्स हैं और वहाँ पे 68 बॉयज़ हैं, ठीक, तो हमने ये कहा था व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास. सो व्हाट वी डिड, चूंकि वी वर इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, सो टोटल नंबर जो था, राइट, और हमने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ द फेवरेबल और इंटरेस्टेड यूनिट्स इन द सैंपल. सो चूंकि वी वर इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, सो टोटल वहाँ पे 12 गर्ल्स थी. वेयर एज टोटल जो आपका पोर्शन था सैंपल का या जो आपका जो टोटल डेटा था दैट वाज 80. सो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वी कैन गेट इट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस, राइट. सो देन हमने बात की थी प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द प्रोपोर्शंस की, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल और इंटरेस्टेड यूनिट इन द सैंपल डिवाइडेड total number of units in a sample or the total sample. Then हमने ये कहा था कि ऑब्वियस सी बात है जब भी प्रोपोर्शन निकाला जाएगा तो टोटल में से निकाला जाएगा, तो वो टोटल से तो कभी इंक्रीज नहीं कर सकता. तो वो जो आंसर आएगा वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आएगा, राइट. सो हमने कहा था पी हैट या पी दोनों की बात हो रही है, और इन बोथ केसेस आपको जो प्रोपोर्शन है ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1. अगर वो 100% भी कर दें, अगर मैं यहाँ पे 80 कर दूं तो 80/80 दैट इज 100%, राइट. एंड हमने P और Q के बारे में बात की थी. P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस हियर, इट मींस दैट इज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक इन विच यू आर इंटरेस्टेड. वो सारे यूनिट्स, वो सारे लोग, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनमें आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पूरे डेटा सेट के अंदर, और फिर जिनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं वो कितने हैं. तो ऑब्वियसली जिनमें वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, दैट इज योर फेलियर. सो if we have to add the probability of success with the probability of failure then answer is always equals 1, because हमारा जो sample space है वो basically consist करता है दो चीज़ों के ऊपर, या तो वो यूनिट्स जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं या वो यूनिट्स जिनमें हम इंटरेस्टेड नहीं हैं. दैट इज बेसिकली P + Q ऑलवेज इक्वल्स 1. और हमने ये भी कहा था कि ये जो बेसिकली यहाँ पे इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है, दैट लीड्स अस टू बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और द बाइनॉमियल पैटर्न और द बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट. देन हमने देखा एस्टिमेशन ऑफ अ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, कि अगर हम पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करना चाहते हैं तो वो हम क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसा होता है कि हमारे पास जब भी रिसर्च की जाती है तो हम कहीं ना कहीं पे उस फ्रैक्शन में जरूर इंटरेस्टेड होते हैं जो फ्रैक्शन हमारे इंटरेस्ट को होल्ड करती है. सो
हमने यहाँ पे उसकी एग्जांपल भी दी थी कि 2013 के इलेक्शन के अंदर फीमेल वोटर्स की तादाद, यंग का प्रोपोर्शन कितना था, तो साथ हमने लिखा कि that phenomena is almost impossible. So such situation exhibit a characteristics of the binomial experiment. Then हमने यहाँ पे उसकी बात भी की थी और हमने इसकी यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज भी लिखी थी. Well, 2 लिखी थी, मैं तीसरी और चौथी यहाँ पे उनके बारे में हल्का सा मेंशन कर देता हूँ कि your trials must be limited, say n, and the fourth basic property is that P is the probability of success that should remain constant throughout the experiment. Right? So, and the last बात जो हमने देखी थी, that was a population proportion is represented by P. देख लें यहाँ पे कोई hat नहीं है because that is a population parameter, whereas P hat is the estimator. So what we can say that P is basically your parameter because ये आपके population की information है, whereas your P hat is basically statistic because that is an estimator, right? So the properties of P hat for SRS parallel those of the sample mean y bar if the response measurements are defined as follows. Let yi is equal to 0 अगर तो कोई पर्टिकुलर जो आपका यूनिट है वो जिस भी कैरेक्टरिस्टिक में आप इंटरेस्टेड हो अगर वो उसको पोजेस नहीं कर रहा then that is equal to 0. Whereas अगर वहाँ पे किसी भी यूनिट में वो वाली कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं then yi is equal to 1. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑब्वियसली आपके सैंपल में क्या होंगे समेशन y बिकॉज या तो वो होंगे कि जिनके अंदर वो वाली कैरेक्टरिस्टिक होगी या वो होंगे जिनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी. तो आप जब दोनों को सम कर लोगे दैट इज गोइंग टू बी सम ऑफ yi. एंड इफ वी ड्रॉ अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज n द सैंपल प्रोपोर्शन p हैड इज अ फ्रैक्शन. अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि हम अमूमन उन फ्रैक्शंस में इंटरेस्टेड होते हैं ऑफ द एलिमेंट्स इन द सैंपल दैट पोजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट. Then we talked about estimators. अब हम आ गए अपने कोर इशू के ऊपर कि हमारा जो सैम्पलिंग का बेसिकली जो इसका पर्पस है वो यही है कि वी हैव टू हैव एस्टिमेटर्स, राइट. तो चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P, तो हमें सबसे पहली चीज है कि इसका एक एस्टिमेटर चाहिए था. सो वी डिफाइंड P हैट इज इक्वल टू y बार दैट इज समेशन y बाय n. And if we are looking for the estimated variance of the P hat, then that is equal to variance of P hat is equal to P hat Q hat divided n minus 1. And I think it should be somewhat like this, right? Because this is estimated variance where Q hat is equal to 1 minus P hat. And now bound on the error of estimation. तो जब भी estimation की जाएगी obviously बात है कि हमें उसके ऊपर error के बारे में पता होना चाहिए कि error हमारे पास कैसा हो सकता है. So here comes our lecture number 9. यहाँ पे हम उसकी एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. बेसिकली इस एग्जाम्पल में हमने पूरा डेटा नहीं दिया हुआ लेकिन हमने यहाँ पे उसके बारे में कुछ ना कुछ बताने की जरूर कोशिश की है. Let us have a look on this problem first. इसको अंडरस्टैंड करते हैं then we will go to the data on the next slide. फिर देखते हैं क्या होता है, right? So a simple random sample of n is equal to 100 college seniors was selected to estimate number 1 क्या the fraction of n is equal to 300 seniors going on to graduate school and the fraction of students that have held part-time jobs during college. So हम दो चीजों में इंटरेस्टेड हैं. जब हम दो चीजों में इंटरेस्टेड हैं इसका मतलब हमारे पास वेरिएबल्स भी दो होंगे. So let yi and xi हमने टोटल चूंकि 100 लोगों को ऑब्जर्व किया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सैंपल साइज है दैट इज बेसिकली 100, राइट. आई थिंक मुझे अपने पेन का कलर जो है वो चेंज कर लेना चाहिए. So back to red, right? तो चूंकि मेरे पास sample size 100 है, so let yi and xi, where i weighs from 1 to 100, denote the responses of the ith student as sampled. हम हर स्टूडेंट को सैंपल करेंगे और उससे पूछेंगे क्या जो मतलब सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो क्या ग्रेजुएट स्कूल गए थे, और हमारे पास जो दूसरा रिस्पॉन्स होगा कि क्या उन्होंने अपनी स्टडीज के दौरान कहीं पार्ट टाइम जॉब की थी या नहीं की थी. सो रिस्पॉन्सेज कैसे आएंगे? वी विल सेट
yi is equal to 0 if the IS student doesn't plan to attend the graduate school. देख लें, जब भी निगेशन आती है तो कोशिश यही होती है कि उसको हम 0 से शो करें. And yi is equal to 1 if he does, right? कि क्या उसका प्लान है कि वो ग्रेजुएट स्कूल जाएगा, और अगर वो कहता है कि मैं जाऊंगा तो हमने उसके रिस्पांस को 1 कर दिया, और अगर वो कहता है कि इज हैविंग नो प्लान देन उसका रिस्पांस हमने 0 कर दिया. एंड सिमिलरली xi is 0, no part-time job during his studies, and xi is equal to 1 if he was having some part-time job during his studies. Now what we have to estimate p1 hat, okay? So p1 hat is for attending the graduate school, and then we have to estimate p2 hat as well. That is the proportion of seniors who have had a part-time job during their studies, right? हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई है. नाउ वी नो कि अगर हमारे पास जब इसके रिस्पॉन्सेज आएंगे, अभी हम डेटा को देखते हैं, ठीक है, 100 लोगों का डेटा हमारे पास मौजूद है. सो यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 से लेके तो 100 तक सारे स्टूडेंट्स का डेटा है. दिस इज वाई हमने यहाँ पे क्या कहा था, वाई ये था कि वो स्टूडेंट जिनका को मतलब वाई बेसिकली आपका वेरिएबल था. एनीवे हम यहाँ लिख देते हैं, आई थिंक ये बिकॉज दैट इज लुकिंग लिटिल कंफ्यूजन. ये प्लानिंग फॉर और लाइक ऐसा प्लानिंग टू ग्रेजुएट स्कूल, एंड एक्स जो है वो बेसिकली शो करता है हैविंग had like part-time job during college, right? So स्टूडेंट नंबर 1 अगर इसका रिस्पॉन्स 1 में आता है तो इसके 1 का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू 1 का मतलब यह है कि उसका प्लान है कि ही विल अटेंड द ग्रेजुएट स्कूल. एंड स्टूडेंट नंबर 2 सेज 0, नो ही इज हैविंग नो प्लान टू अटेंड द ग्रेजुएट स्कूल. एंड 3 1 4 0 5 0 6 0, एंड बीच में हमने यहाँ पे कुछ डेटा मिस किया हुआ है. ठीक, हमारे पास एग्जैक्ट डेटा था लेकिन हमने यहाँ पे उसका ऐसे ही लिखा, एंड देन 0 1 1 दिस, राइट. उसका सम मेरे पास 15 आ गया. वेयर एज यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की जब बात की तो हमारे पास मतलब है ज्यादा हमारे पास यहाँ पे 1s थे, और x इज इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ हमारे पास क्या था कि ही वाज हैविंग पार्ट टाइम जॉब. तो अमूमन यही होता है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो ड्यूरिंग देयर स्टडीज दे आर हैविंग सम पार्ट टाइम जॉब जस्ट टू फाइनेंस देयर स्टडीज. ओके, सो वी गॉट दीज सम्स, राइट, like this is equal to basically sum I varies from 1 to 100 and xi, and this is basically sum I varies from 1 to 100 into yi, right. Now we have to solve it, and हमने basically करना क्या है, हमारा objective जो है वो हमने estimate करना है P1 को और P2 को, right. एंड देन बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन भी हमने शायद यहाँ पे इसके अंदर बताना है. सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट let me have a look at the proportion of the seniors attending the college. Okay, so we are interested in this. So the sample proportion are, so P1 hat basically क्या होगा, that is the proportion students planning to attend a graduate स्कूल, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम देख लेंगे वहाँ पे कितने 1s हैं. सो टोटल चूंकि वहाँ पे 100 है और 15 वहाँ पे डेफिनेटली 1s हैं. अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1s को सबमिट किया गया है, 1s को सम किया गया है, दैट इज बेसिकली 15. सो दैट इज इक्वल टू 0.15, और वी कैन कॉल इट एज 15% स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे सैंपल में ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि दे विल अटेंड द ग्रेजुएट स्कूल. वेयर एज अगर मैं यहाँ पे अपने P2 को डिफाइन करूं तो P2 इज द
that is the proportion of students having jobs during their college time या education. तो यहाँ पे देख सकते हैं there were 65 people who responded yes in response of this question because X basically हमने यहाँ पे define किया था having had part time job during the college time. So P2 is equal to obviously 65 by 100, that is equal to 0.65 and that is equal to 65%, right? Now if we have to find out the bound on the error of estimation is equal to variance of P1 hat, obviously we have to take square root here, so this is equal to 2 P1 hat Q1 hat divided n minus 1 into n minus n divided n and square root. Let's go back and अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन के लिए ये फार्मूला वहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर लिया हुआ था. सो दिस इज इक्वल टू, चूंकि हम P1 के लिए निकाल रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी 0.15. ऑब्वियसली इसका जो Q होगा दैट इज 0.85 एंड चूंकि 100 का सैंपल है तो टोटल हमारे पास 99 है. आई थिंक वी फॉरगॉट 2 हियर, ओके लगा देते हैं. एंड देन n हमारे पास अगर हम क्वेश्चन में जाके देखें दैट इज 300. सो दिस इज गोइंग टू बी 300 minus 100 and divided 300, right? अगर आप इसको यहाँ पे निकाल लें दैट इज 0.059, right? And then by following the same fashion we have to find out the bound on the error of estimation for P2, right? So the bound on error of estimation of P2, right? So that is equal to estimated variance for P2 चूँकि estimated, so P2 hat, that is equal to 2 P2 hat Q2 hat divided n minus 1 and then we have to multiply it with n minus n divided capital N. So this is going to be, now we know that P2 hat चूँकि हम ऑलरेडी इसको निकाल चुके हैं that is 0.65 whereas Q2 hat that is going to be 0.35. So by putting these values to 0.65 into 0.35 divided 99, because we know that n is equal to 100 whereas capital N is equal to 300. So this 300 minus 100 divided 300, okay, so this is going to be, अगर आप इसको सॉल्व कर लें you will get answer 0.078, right? So what we did so far, we simply try to find out the estimated value of P1 and P2 and then on the basis of that we had to find out the bound on the error. और देख लें हमने का वेरियंस भी निकाल लिया साथ ही, ठीक है, क्योंकि वेरियंस की वैल्यू अगर आप देखना चाहते हो तो ये बेसिकली आपके उसकी वेरियंस की वैल्यू है, राइट? क्योंकि हमने जब फार्मूला लिखा था तो वहाँ पर हमने इसकी वैल्यू अलग से डिफाइन की थी. तो अगर आप इसका स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, यू विल फाइंड दैट, ओके. So what is the conclusion? That is, thus we estimated that 0.15 or 15% of the seniors plan to attend graduate school,
right? With a bound on error of estimation equals to 0.059, or we can say that 5.9%. So usually whenever we are handling proportions, we always try to express the results in the form of the percentages. And for the case of the part-time job, we estimated that 0.65 or 65% of the seniors have held a part-time job during college time with a bound on the error of estimation equals to 0.078, or in other words, we can say this is 7.8%. Now, again, जैसा कि हमारे पास जो पहला फैशन था, by following the same fashion, now we have to find out sample size. And you should know, and obviously, अगर आपने लास्ट लेक्चर को सही तरीके से अंडरस्टैंड किया तो हम सैम्पल साइज तभी निकालते हैं जब हमारे पास बाउंड ऑन एरर जो है, बाउंड ऑन एरर फॉर एस्टिमेशन दैट इज फिक्स्ड, और हम ये चाहते हैं कि ऐसा सैम्पल साइज हमें मिल सके कि हम अपनी स्टडी को इनिशिएट करें सो दैट कि हमारा जो एरर है वो इससे ज़्यादा या इससे इंक्रीज या इस डोमेन से या इस बाउंड्री से बाहर ना जाए. सो सैम्पल साइज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट P विद अ बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन B, दैट कैन बी रिटन एज, हमारे पास हम यहाँ पे उसी सेम फार्मूले को यूज करने जा रहे हैं, दैट इज n इज इक्वल टू n PQ. वो अगर आपको याद हो तो वहाँ पे अगर आप उस वैल्यूज को जरा वहाँ जाके कंपेयर कीजिएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू नाउ. n - 1 दैट इज D एंड प्लस PQ. वेरियंस की जगह पे हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस किया है, ओल्ड फार्मूला. वेयर एज हमें ये पता है कि Q इज इक्वल टू 1 - P, एंड D के बारे में मुझे पता है, D हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज B square by 4. Now there are few very important things, क्योंकि हम अगले में भी प्रॉब्लम में भी हम इसको यूज करें. In a practical situations we do not know P. हमें बेसिकली P के बारे में नहीं पता होता. P का मतलब यही है कि we are talking about population proportion. An approximate sample size can be found by replacing P with an estimated value. So अगर हमने यहाँ पे approximated sample size, if you're looking for that thing, so what we need to do, we have to put estimated value of P. Obviously बात है, we don't have population parameters in most of the time, and instead we have to put some estimated value for that. What if we put P is equal to 0.5 if no information are available, right? अगर हमारे पास कोई information available ना हो, then we can put P is equal to 0.5, because usually आम तौर पे ये 0.5 ले लिया जाता है, but if some particular कोई ऐसी situation जहाँ पे हमें ये पता है कि P जो है वो 50% नहीं हो सकता, say if we are looking for some cancer patients, some AIDS patients, तो obviously वहाँ पर हम P 0.5 तो नहीं पुट कर सकते, but in general P 0.5 ही ले लिया जाता है अगर आपको कोई information नहीं दी गई है तो. Here we got an example. Let us look this example first and then फिर देखते हैं हम क्या है. Student government leaders at a college want to conduct a survey to find the proportion of students that favor a proposed honor code. कोई ऑनर कोड है किसी कॉलेज के अंदर, तो देखना ये है कि वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन होल कॉलेज जो बेसिकली उस ऑनर कोड को फेवर कर रहे हैं. सिंस इंटरव्यूइंग 2000 स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं, सिंस इंटरव्यूइंग n is equal to 2000 in a reasonable length of time is almost impossible. हमें ये पता है कि 2000 स्टूडेंट्स से अगर हम कोई क्वेश्चन फिलअप करवाना चाहते हैं तो ये बहुत जल्दी या किसी रीजनेबल टाइम पे दिस इज नॉट पॉसिबल. सो इफ दिस इज नॉट पॉसिबल वी हैव टू फाइंड इट. सो what is required? You have to determine the sample size needed to estimate P. P is the population proportion and we have to estimate that. So कहता है how much sample size should be there to estimate P with a bound on the error of estimation of the magnitude B is equal to 0.05. Now एक बात बड़ी श्योर है, जब भी sample size फाइंड करने की बात आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्विज और लाइक समथिंग लाइक दैट, कि जब भी सैंपल साइज की बात आएगी, ठीक है, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है वो हम अंडर किसी लिमिटेशन के फाइंड करना चाहेंगे कि आई वांट दिस एरर टू बी 0.05. Assume that no prior information is available. Again, this is important. तो जब भी आपको प्रायर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती तो हम ये काम करते हैं.
मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि हो सकता है कि हमारे पास जो अगला प्रॉब्लम है आज हम उसके अंदर इसको यूज करें, राइट? सो if no prior information are available, then we can use p is equal to 0.5, right? So solution में we can initiate, because I would like to mention it here. So अगर कोई बंदा सिर्फ स्लाइड ही पढ़ता है तो उसको आइडिया होना चाहिए. So we can say that we can approximate the required sample sizes when no prior information is available by setting or by putting P is equal to 0.5, whereas Q is equal to 0.5 as well, right? So the first thing is that we have to find out D. D is equal to B square by 4, and B चूंकि हमारे पास यहाँ पे define है, we know that बल्कि B का मुझे पता है, so no need to write, that is 0.05 whole square divided 4, and this is going to be 0.000625. Right? So जब ये वाली मेरे पास आ गई, hence n is equal to, n का मेरे पास जो ऑलरेडी फार्मूला मौजूद है मुझे याद है, that is npq divided n minus 1 into d and plus pq. Simply by putting values in that, I am having n मेरे पास 2000 है, P मेरे पास 0.5 है, Q भी मेरे पास 0.5 है. तो by dividing this, 2000 minus 1 is obviously 1999, right? And D चूंकि मैंने निकाला हुआ है, that is 0.000625. मैं simply multiply कर दूं, plus P मेरे पास 0.5 है, Q मेरे पास 0.5 है. And if I solve it, I will be having 500 divided 1.499, and if I solve it, that is 333.56. So हम इसको upward round करके we can say that is 334, right? So let's have a look. Okay. इसका मतलब ये है कि हमें इतना सैंपल साइज यूज करना पड़ेगा if we want to keep bound on the error of estimation of magnitude is equal to 0.05, right? Whereas बाकी इसमें as such कोई इतनी complication नहीं है, that is like quite easy thing, and we have understood, right? So move ahead. Now there's a practice problem for you guys, and इसके ऊपर I hope मैं इसके ऊपर कोई hint अभी तो नहीं देना चाहता, बट मे बी मैं आपको एक दो सेशंस के बाद मैं ये वाली स्लाइड जरूर फिल कर दूंगा आपके लिए किसी भी एक लेक्चर में वापस आके. Until that I would like you to have a look on this. Although मैंने हिंट की स्लाइड बनाई थी, but then I decided not to give you hint at this stage. Refer to above example. हमारे पास ये पिछली एग्जांपल चल रही है. Suppose that in addition to estimating the proportion of students that favor the proposed honor code, students government or the students body also want to estimate that number of students who feel the students union building adequately serve their needs. At the same time, एक तो ऑनर कोड की बात हो गई है, अब एक दूसरी सिचुएशन आ गई है कि उन स्टूडेंट्स का क्या प्रोपोर्शन है जो ये समझते हैं कि जो स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग है वो सफिशिएंट है फॉर देयर पर्पसेस. Determine the combined sample size required for a survey to estimate P1 at the proportion that favor the honor code, and P2 that is the proportion that believes the student जो building है. I should write it here. I think there is some typing mistake. That is the student building adequately serves its needs with bound on the errors of estimation of the magnitude. B1 is this, B2 is this. Although no prior information is available to estimate P2, approximately 60% of the students believe that the union building adequately met their needs in a similar
सर्वे रन द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे देखें एक के बारे में तो उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, दैट इज 60% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो बिलीव करते हैं कि यूनियन बिल्डिंग एडुकेटिव मेट देयर नीड्स, बट अगेन उसने कोई P2 के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है। सो व्हाट आई वांट इज दैट यू पीपल शुड थिंक ऑन दिस, राइट, जैसे भी होता है, एंड ट्राई टू सॉर्ट इट आउट somehow. Then after maybe this is I think 9th lecture, maybe after 14th or 15th lecture you will be given some hints at least before sessionals, right? इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ, this is pending. Lecture 15 तक ये हिंट आपके पास पेंडिंग रहेगा। Now here's the conclusion for this problem. यहाँ पे लिखा है that is 334 students and must be interviewed to estimate the proportion of students that favor the proposed honor code with a bound on the error of estimation of b is equal to 0.05. आपका एरर जो है वो 0.05 से कम रहेगा। इस काम के करने के लिए आपको 334 स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। Now there is an issue and this is very important. So far अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो काम हमने इस तरह किया है कि हमारे पास जहां से भी सैंपल ड्रॉ किए जा रहे हैं, सारे की सारी पॉपुलेशन, सारे के सारे पॉपुलेशन के सेगमेंटेशन, उसके सैंपल सेगमेंटेशन, जो भी क्लासिफिकेशन है वो सब इक्वल साइज किए हैं, राइट? तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। अगर आप हमारी इस जो एग्जांपल हमने यहाँ पे देखी थी, let me go back to that example, this is somewhere here. अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ पे अगर मैं सैंपल ड्रॉ करना चाहता हूँ, अगर से मैं 50 का सैंपल ड्रॉ करना चाहता हूँ, या चलें 50 भी नहीं कहते, मैं अगर 20 का सैंपल ड्रॉ करना चाहता हूँ और मैं ये करता हूँ कि वहाँ से 10 गर्ल्स और 10 बॉयज चुन लेता हूँ, तो डू यू थिंक दिस इज अ रैशनल सैंपल? क्या मुझे ऐसा करने की इजाज़त होनी चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर एक चीज का मेरी पूरी पॉपुलेशन में वहां पे जहाँ प्रोपोर्शन ही कम है, ठीक, तो फिर मैं कैसे वहां पे इक्वल सैंपल ड्रॉ कर सकता हूं? सो दैट सिचुएशन अराइजेस मैनी टाइम्स। हमारी रियल लाइफ में बड़ा कम ऐसा होता है कि जहां से भी सैंपल ड्रॉ किए जा रहे हैं उसमें सारे के सारे सेगमेंट्स जो हैं वो इक्वल साइज के हों। सो इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वी आर हैविंग अ न्यू सिचुएशन हियर, दैट इज सैम्पलिंग with probabilities proportional to the size, कि जितना आपका साइज है, ठीक है, जितना आपके चंक का साइज है, मैं अभी उसके लिए कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करना चाहता, उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी सेट की जाए। दैट इज लिटिल बिट ट्रिकी। सो फार वी हैव डिस्कस्ड ऑल केसेस डिपेंडेंट ऑन सैंपल्स बीइंग अ सिंपल रैंडम सैंपल। हम अभी तक यही करते आए हैं कि हर एक यूनिट की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बराबर है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, राइट? जिसका जितना ज्यादा वहां पे पोर्शन होगा, जैसे से अगर हम यहाँ पे नेशनल असेंबली, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की बात करें, तो वहां पे सारे के सारे प्रोविंसेस को इक्वल नहीं कंसिडर किया जा सकता। जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है ऑब्वियसली उसका शेयर आपकी फंडिंग में भी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ सीट्स में भी ज्यादा होगा, उनके वहां ओपिनियंस लाइक देम रिगार्डिंग हम जिसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल कैंपेन और द इलेक्शंस, वो हर चीज वहां पे ज्यादा होगी। सो इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल सैंपल्स। वही बात देखी है, varying the probabilities with which different sample units are selected is sometimes advantageous. Well, so suppose we wish to estimate the number of jobs opening in a city by sampling industrial firms within the city. Suppose करें हम ये देखना चाहते हैं कि वहां पे नंबर ऑफ जॉब्स को एस्टिमेट करना चाहते हैं जो भी जॉब ओपनिंग किसी सिटी में हो रही हैं। अब ऑब्वियसली वहां पे डिफरेंट फर्म्स होंगी जो कि जॉब्स ऑफर करेंगी। तो एक ऑप्शन तो यह है कि हम सारी फर्म्स को इक्वल कंसिडर कर लें, लेकिन क्या ये एक रैशनल अप्रोच होगी अगर हम तमाम के तमाम फर्म्स को, तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन को इक्वल कर दें? फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लोकल कॉलेज की बात कर रहा हूं और एट द सेम टाइम वहां पे हम पीटीसीएल हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं,
ऑब्वियसली लोकल कॉलेज में कितने एम्प्लॉयज होंगे, टोटल वहां पे एम्प्लॉयज 20 to 30 होंगे। अगर कोई जॉब ओपनिंग हुई भी तो बड़े थोड़ी सी 1 या 2 पोजीशन की होगी। वेयर एज जब हम पीटीसीएल की बात करते हैं, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, तो उसमें क्या होगा, उसका पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है, मे बी पाकिस्तान से बाहर भी उसका नेटवर्क मौजूद है, ठीक है। तो वहां पे अगर जॉब ओपनिंग होंगी तो वो मे बी हंड्रेड्स में हो, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है जहां से आप सैंपल ड्रॉ करवा रहे हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो नहीं लगा सकते, वो जो हमारे पास उसकी बेसिक जो थीम है कि ऑल द यूनिट्स आर सेम। Many firms will be quite small while some firms will be very large. Obviously बात ऐसी होता है। In simple random sample, size of firm is not taken into account. So far अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, हमने वहां पे किसी फर्म का साइज अभी तक कंसिडर नहीं किया। While large firms will have more job openings as compared to small firms. लाज़मी बात, हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। Jobs openings are highly influenced by large firms. अब इफेक्ट क्या है इसका? इसका इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो जॉब ओपनिंग्स होंगी वो बेसिकली इफेक्ट किस चीज से हो रही है, लार्ज कंपनीज की वजह से। हम हर एक को यहाँ पे एक कंसिडर नहीं कर सकते। Therefore, there should be mechanism to improve the simple random sampling by giving the large firms a greater chance. Greater chance से क्या मुराद ली जा रही है? Greater chance से मुराद ये ली जा रही है कि greater probability, उनको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। अगर वो बड़ी फर्म्स हैं, वो ज्यादा ओपनिंग्स कर रही हैं, ज्यादा मार्केट में शेयर है उनका, तो फिर उनके चांसेस भी ज्यादा होने चाहिए टू अपीयर द सैंपल, कि सैंपल में वो ज्यादा आए। जैसे हम जो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल थी कि वी आर हैविंग अ क्लास इन विच देयर आर 68 बॉयज एंड लाइक 12 गर्ल्स। अगर हम वहां पे कुछ सैंपल ड्रॉ करना चाहते हैं और वहां पे 4 गर्ल्स और 4 बॉयज की बात करते हैं, दैट इज हाईली अनजस्टिफाइड एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। जिस रेशियो से वो पॉपुलेशन में मौजूद हैं, उसी रेशियो से उनको सैंपल में भी होना चाहिए, राइट। A method is called sampling with the probabilities proportional to size, or the PPS. This P stands for the probabilities, this P stands for the proportion, and this S stands for the size, right? So इसको PPS sampling बोलते हैं। और obvious सी बात है, अभी तक हमने जितना देखा है, that is highly advantageous and like this is more practical as compared to the standard simple random sampling approach. For example, y1, y2, y3 up till yn from a population of size n, let pi I is the probability that yi appear in the sample. यानी ith एलिमेंट की इसमें से हमारे पास ये जो सैंपल्स हैं, इसमें से ith एलिमेंट की आपके सैंपल में आने की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज पाई आई, राइट। अभी हमारे पास सिर्फ जेनेरिक बात हो रही है। Now unbiased estimators of tau and mu along with their estimated variances and bound on the error of estimation are as follows. Now अभी हम यहाँ पे जितने भी टॉस और म्यूज के एस्टिमेट्स निकालेंगे वो हम पीपीएस के लिए निकालेंगे, क्योंकि अभी हम इस सिचुएशन को हैंडल करने चले हैं। सो एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन टोटल टॉ। अब टॉ बेसिकली क्या होगा, ये जो टोटल है, दिस टॉ इज नॉट सिंपल टॉ, बल्कि दिस टॉ इज बेसिकली पीपीएस टॉ। That is the probability proportion to the size. This is equal to 1 by n and sum over I varies from 1 to n. जितने भी सैंपल आपने ड्रॉ किए हैं, yi divided pi I. Now that is the estimator. And if you're talking about the estimated variance of the tau hat PPS, that is equal to वेरियंस ऑब्वियसली एस्टिमेटेड है, और ये किसका है, दैट इज tau एस्टिमेटेड विथ PPS, दैट इज इक्वल टू 1 divided n into n minus 1 into sum I varies from 1 to n and summation yi divided pi I minus tau PPS, and obviously this is estimated, so n square. तो देखें हमने बिल्कुल वही डेफिनेशन फॉलो की है, एक्स आई माइनस म्यू, राइट। तो हमने यहां पे उसको इन टर्म्स ऑफ चूंकि सम हमने बाहर निकाल दिया, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, राइट। सो व्हाट इज द बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन? सो दैट इज इक्वल टू 2
estimated variance of what? That is tau hat PPS, that is equal, obviously हमें इसका स्क्वायर रूट भी लेना है, that is equal to 2 this 1 divided n into n minus 1 into sum I varies from 1 to n yi divided pi I, that is certain property, and tau hat with PPS and whole square, that is under the root, right? Before going to some certain examples, first let's have a look on some other estimators. अभी तक हमने population totals की बात की है, जबकि हमने ये कहा था कि unbiased estimators of the tau and mu. तो tau के तो estimators हमने discuss कर लिए. Let's have a look on the estimators of mu. So the first estimator, that is estimator of the population mean mu, that is equal to mu hat. Hat इसलिए कि estimated है, and this is not for a simple random sampling with equal probabilities, बल्कि this is for PPS. This is equal to 1 divided n and tau hat PPS, and this is equal to, यहाँ पे हम simply tau hat PPS की value put कर देते हैं, that is 1 divided n into summation I varies from 1 to n into yi divided pi I. That is the estimator of the population mean mu. And if we have to write estimated variance of the mu hat with PPS, that is equal to variance, चूंकि ये estimated है और ये किसका variance है, obviously this is mu hat PPS का variance है, that is equal to 1 divided n square n into n minus 1. अगर आपको याद हो तो हमने पहले ये सारे variances लिखे हुए हैं, उन्हीं की extensions हम लेके चल रहे हैं. We are not going to make a new bomb, okay? That is I varies from 1 to n, and this is yi minus pi I minus tau hat PPS, and this is a square, right? Now similarly, if we have to write bound on the error of estimation, that is equal to 2. This is estimated variance of what? Mu hat PPS, and obviously we have to take square root. This is equal to 2. अभी हमने जो फार्मूला लिखा है, but we need to do, हम simply इसको square root के अंदर put कर लेंगे. That is 1 over n square n into n minus 1, and some limit I varies from 1 to n, and yi divided pi I minus tau hat PPS whole square, and this is under the root. ये आपने breaks में under the root लेना, ये पूरा under the root है, शायद that is the slip of pen, right? Now there are some other things, important discussion. Not only this, because हमने अभी इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा और भी बात करनी है, this is important. That is, the estimators tau hat PPS and the mu hat PPS are unbiased for any choices of pi I. कोई भी probability हो जाए, उसके लिए tau hat PPS and mu hat PPS always unbiased. But it is clearly in the best interest of the experimenter to choose these pi i's so that the variance of the estimators are as small as possible. ये जो आपको probabilities की selections है, ये बड़ी important इस sense में है कि हमें ऐसी probabilities को वहाँ पे select करना चाहिए कि हमारे variances जो हैं वो ultimately जितने भी small possible हैं उतने आ सकें. देखिए, हमारी कभी भी कोशिश नहीं होती कि वेरिएंसेस हमारे एस्टिमेटर्स के लार्ज रहें, क्योंकि जितने वो ज़्यादा बड़े लार्ज आएंगे ऑब्वियसली उनकी कंसिस्टेंसी इफेक्ट होगी. वी नो दैट कि वेरिएशन एंड कंसिस्टेंसी आपस में इनका बहुत गहरा लिंक है. इफ़ यू आर हैविंग हाई वेरिएशन इट मीन्स लो कंसिस्टेंसी, और अगर कंसिस्टेंसी लो है तो अगर आपको याद हो तो हमने एस्टिमेटर्स की कुछ 4 प्रॉपर्टीज भी देखी थी, अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी. तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी की जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो बहुत एक्सट्रीमली वायलेट होने के चांस हैं अगर आपने गलत यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज चूज की, क्योंकि अल्टीमेटली फिर वहाँ पे वो वेरिएंसेस को इफेक्ट करेगा. Suppose for the moment that the value of yi is known for each of the n units. ये हम सिर्फ suppose कर रहे हैं, ठीक है? Let me put a line on under the line of this word.
we just supposing, ऐसा होता नहीं है, right? Suppose for the moment that the value of yi, हर y की value हमें known है for each of the n units in the population. Thus, the population total tau is also known. Obviously बात है, जब सब values मुझे known है तो total के लिए मुझे estimation की जरूरत ही नहीं है. Under these conditions, we can select each unit from the sample with probability proportional to its actual measured value of yi. Simple सी बात होगी. Assuming all measurements are positive, that is, we can make pi I is equal to yi by tau. हम simply हर एक value को वहां से उसकी probability निकाल सकते हैं. With pi I is equal to yi by tau for each sample item, tau hat becomes, tau hat PPS, tau hat क्या बन जाएगा? Then आपका जो tau hat है, that will become, tau hat becomes 1. अब हमारे पास अगर tau hat का जो old formula है, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ. That is I varies from 1 to n, yi divided pi I, right? And this can be written as 1 by n sum I varies from 1 to n and yi, और मैं pi I की जगह हमारे पास ये जो हमने यहाँ पे सपोजिशन ली है मैं वो पुट कर देता हूँ. That is yi divided tau I, right? Sorry, tau total होगा, ठीक? So this can be written as 1 by n sum I varies from 1 to n. Obviously ये क्या बन जाएगा? y गया और यहाँ बच जाएगा tau. Tau is a total, tau is a constant. जब constant के ऊपर कोई भी summation लगता है, that is 1 by n into n tau. n यहाँ पे कट गया, so इसका मतलब ये है that will become as a tau. Thus, every tau hat PPS estimates tau exactly. So we can write every, लिख लेते हैं इधर. Every tau hat PPS estimates tau exactly, right? ये हमने यहाँ पे एक के साथ हमने यहाँ पे ये निकाल लिया. In addition, we can write it that variance of tau hat PPS, अगर हम यही supposition variance में जाके इस्तेमाल करें तो क्या situation होगी? We know that हमारे पास that is n into n minus 1, whereas sum I varies from 1 to n, yi divided pi I minus tau hat PPS whole square. And if we solve it for this, 1 divided n into n minus 1 sum over I varies from 1 to n. और हम अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, हमने उस पाई की जगह पे that is yi divided yi by tau कर दिया, right? And minus this tau hat PPS is always there. And अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे भी मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूँ तो शायद से ज़्यादा बेहतर रहेगा. 1 divided n into n minus 1 sum I varies from 1 to n, and this will become, obviously this is become tau minus this is also become tau, right? And this is square, that becomes 0, right? Which again shows that we are having a precise estimator. This again shows that we are having a precise estimator, right? So now, to know the value y for every unit in the population before sampling is impossible. Like we know that population की सारी values हमें known नहीं होती. If they were known, no sampling would be necessary. अगर मुझे तमाम values ही known हो, तो फिर there is no concept of estimation, there is no concept of estimators, even there is no concept of sampling. Hence, the choices pi I is equal to yi by tau is not possible, but it does provide
आल्दो कभी हमने जितना ये पीछे काम किया ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सारे का सारा एक सपोजिशन के ऊपर खड़ा है, और वो सपोजिशन क्या है, वो ये है कि आपको जो पाई आई है दैट इज इक्वल टू वाई आई बाई टॉ, और ये तभी पॉसिबल है जब आपको अपने पॉपुलेशन के हर एलिमेंट की वैल्यू या उसकी जो व्हाटएवर मीन आपको वो नॉन होंगी। वाई आई जो है वो आपके बेसिकली पॉपुलेशन की वैल्यूज हैं। अगर आपको नॉन होंगी तब तो ये सपोजिशन एग्जिस्ट कर सकती है, बट वी नो दैट वी डोंट हैव दैट। इफ वी डोंट हैव देन इट मींस ये वाली चॉइस ही पॉसिबल नहीं है। बट इट डज प्रोवाइड अ क्राइटेरियन फॉर सिलेक्टिंग पाई आईज दैट कैन बी यूज्ड इन अ सैंपल। यहां से हमें एक बात समझ आती है, अगर हम पाई आई को बड़े केयरफुली हैंडल करें तो फिर वो हमारे लिए सैम्पलिंग में हेल्पफुल हो सकती है। द बेस्ट प्रैक्टिकल वे टू चूज द पाई आईज इज टू चूज देम प्रोपोर्शनल टू अ नॉन मेजरमेंट दैट इज हाईली कोरिलेटेड विद वाई आई। हमने देखना ये होगा कि हमने वो वैल्यू चूज करनी है जो कि हाईली कोरिलेटेड हो विद द वाई आई, जो कि आपके पास नॉन ऑब्जर्वेशन जो है वो उधर उनके साथ हम इसको हैंडल कर लेंगे। Here we are having old example with new dimension. This is bit tricky example, right? And honestly speaking, it took a lot of time because when I decided to include this in lecture, then I had to solve it first. So this is like interesting piece of work. अगर आपको याद हो तो हमने जब सैम्पलिंग पढ़ी थी तो वहां पर हमने एक एग्जाम्पल ली थी जिसमें हमारे पास एक पॉपुलेशन थी जिसके 4 एलिमेंट्स थे 1 2 3 4. Recall that for simple random samples of size n is equal to 2, expected value of y bar हमने निकाली थी that was 2.5, whereas variance of y bar was 5/12 which is 0.417. ये हमने बाकायदा इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन की थी विद रिप्लेसमेंट और लाइक विदाउट, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर हमने वहां पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन की। एंड आफ्टर डिजाइनिंग द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन we had to prove some functional relationship. तो हमने वो functional relationship वहां पे prove किए थे। expected value of y bar मेरे पास 2.5 आई थी, whereas variance हमारे पास 0.417 आया था। Suppose that we decide to sample n is equal to 2 elements with varying probability. वहां पे ये assume किया गया था कि सबके आने की probabilities बराबर थी। अगर आपको याद हो 1/4 1/4 1/4 हमने ली थी। अब now अभी हम जो probabilities लिख रहे हैं वो sorry, okay fine, no need to go in like so deep. Let us remain on the slides, right? So that we can have some better idea. Suppose that we decide to sample n is equal to 2 elements with varying probabilities and choose pi 1 is equal to 0.1, pi 2 is equal to 0.1, pi 3 is equal to 0.4, pi 4 is equal to 0.4. To accomplish this sampling, we can choose a random digit from the random number table and take our first sampled element to be 1. अगर रैंडम डिजिट आपका 0 आ जाता है तो हम अपना जो लेंगे सैंपल दैट इज 1। अगर रैंडम डिजिट आपका 1 आ जाता है तो फिर हम लेंगे 2। अगर रैंडम डिजिट आपका 2 3 4 और 5 आ जाते हैं फिर हम लेंगे 3। और अगर रैंडम डिजिट आपका 6 7 8 और 9 आ जाता है देन हम लेंगे 4। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई भी रैंडम नंबर टेबल फॉलो करोगे तो क्या होगा, आप अगर कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो वो कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। आइदर इट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। सो हम रैंडमली वहां से सैंपल उठाएंगे, ठीक। और हमने यहाँ पे ये चीज देख दी है, अगर हमारे रैंडम डिजिट्स जो हैं राइट, इनमें से ऑब्वियसली कोई ना कोई तो आएगा, तो जोन सा भी आएगा हमारे पास हमने उसके कारस्पॉन्डिंग अपना सैंपल डिफाइन कर लिया है। इफ दैट इज 0 वी विल हैव टू एलोकेट 1 1 के लिए 2 2 3 4 5 के लिए 3 6 7 8 के लिए 4। एंड सिमिलरली हमने यहाँ पे उनकी प्रोबेबिलिटीज भी डिफाइन कर ली हैं। अगर 1 आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 आएगी, 2 हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2, 3 हुआ तो 0.4, 4 हुआ तो 0.4। ये बात भी याद रखिएगा, दिस इज रिलेटेड विद दिस स्टफ राइट, ये 4। Note, these probabilities are not exactly proportional to size, but they do tend in that direction, right? ठीक है। Listing 10 possible samples, हम यहाँ पे इसके 10 possible sample यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, right? हमने ये sample बना लिए, that is 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 या 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4। ये 10 possible samples हमने यहाँ पे बना लिए। Now we have to obtain that what is the probability of obtaining this sample। देखिए 1 अगर आए तो उसकी probability क्या है, let's go back and look। अगर 1 आता है तो 1 तब आएगा जब आपका random digit 0 होगा, तो 1 की probability क्या है 0.1, ठीक।
सिमिलरली अगर रैंडम डिजिट 1 हुआ तो आप वहां पे लिखेंगे 2, और 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.1 है। और जब हम ये बोलेंगे, जब हम इसको अब देखें, 1 की प्रोबेबिलिटी 0.1, 2 की प्रोबेबिलिटी भी 0.1, एंड व्हाट इज द साइज, बिकॉज this sampling is basically proportional to the size, right? So 2 into 0.1, 0.1, that is 0.02. Similarly, 1 की probability 0.1, 3 की probability 0.4. Go back and have a look. अगर आप 3 लेंगे तो आपके पास यहाँ पे यहाँ पे जो आपका 3 है, that is 0.4. So 0.4 into 2, that is size. हमने यहाँ पे explicitly mention भी किया where 2 is the size. This was important, right? So we have calculated all the probabilities here with respect to the information given back. And how to calculate this tau hat PPS? This is a question, right? हम यहाँ पे एक वैल्यू आपको निकाल के दे देते हैं, बाकी आप उसको आराम से खुद भी निकाल सकते हैं. The tau PPS value, the tau hat PPS values can be obtained by, we know tau hat PPS, that is equal to 1 over n, sum I varies from 1 to n, yi divided pi I. अगर मैं पहले सैंपल की निकालूं, सिर्फ पहले के लिए, पहले का मतलब यह है कि 1, 2 के लिए, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू 1/2, चूंकि हमारे पास साइज 2 है. सो पहली वैल्यू 1 है, डिवाइडेड उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, प्लस 2 डिवाइडेड 0.1 है. एंड अगर आप इसको फाइंड करें, दैट इज 1/2 into 10 plus 20, that is equal to 15. So the first value here is 15. Similarly, you can find other values as well. And अगर आप यहाँ पे इसकी expectation लें, तो that is an interesting situation. That is expected value of tau hat PPS, that is equal to 15 multiply 0.02 and then plus 35 by 4 into 0.08 and plus so on 10 into 0.16, that becomes 10. So now there is an interesting phenomena here, that is, अगर आप इस सारे को यहाँ पे जब डेमोन्स्ट्रेट करते रहो, सो क्या होगा, we can say, and so for this sample T hat PPS is demonstrated to be an unbiased estimator of tau. क्योंकि अगर आप इस पॉपुलेशन का भी मीन निकालेंगे, 4, 3, 7 to 9 and plus 1, that is 10. So यहाँ पर भी टोटल क्या निकला आपके पास, एक्सपेक्टेड वैल्यूज की भी यहाँ पे 10 निकली. इसका मतलब है दिस इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, राइट. And if we have to find the variance of tau hat PPS, that is equal to 15 minus 10 square into 0.02, then plus 35 by 4 minus 10 whole square into 0.08 and plus so on, that is 10 minus 10 whole square into 0.16, right? And if you solve it, you will get 6.250. If we use a simple random sampling with n is equal to 2, if we use SRS with n is equal to 2, our estimates ny bar of tau will have a variance
computed as follows. Variance of ny bar is equal to n square variance of y bar is equal to 4 square into 0.417, क्योंकि हमारे पास डेटा में ये वैल्यूज यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाली हुई हैं पहले, ठीक है. सो वी आर सिंपली यूजिंग एंड दैट इज इक्वल टू 6.672. नाउ देखें, एक वेरिएंस हमने ये निकाला है और एक वेरिएंस हम यहाँ पे ऑलरेडी इसका निकाल चुके हैं, दैट इज 6.250. अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से हैंडल करें तो दैट इज 6.672, और अगर हम सिंपल रैंडम से हैंडल ना करें, यानी हम सबको इक्वल प्रोबेबिलिटीज अज्यूम ना करें, राइट, इफ वी आर यूजिंग पीपीएस अप्रोच, सो वी कैन राइट अ नोट हियर, variance of ny bar is larger than variance of tau hat PPS, right? We can write the proportional reduction invariances by using a PPS estimator would be greater if the population measurements had more variability and if the pi i's were even closer to being proportional to the size of the population measurement. Right? So far, today we did something very interesting. और हमने इन चीज़ों को यहाँ पे देखा, और आज के सेशन में हमारा थोड़ा सा हमने पॉपुलेशन टोटल्स की बात भी की और हमने यहाँ प्रोपोर्शंस की बात भी की. लेकिन आज के लेक्चर का जो इम्पोर्टेंट और जो जब इंटरेस्टिंग थीम था वो ये था कि अगर हम SRS के बजाय जिस तरीके से पॉपुलेशन में रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, अगर हम उसी तरीके से वहाँ पे सैम्पल्स के अंदर भी, उनकी सेक्शन के अंदर भी करें, तो हमारे टोटल्स पे और वेरिएंसेस पे क्या असर पड़ेगा. और अभी हमने जो लास्ट रिजल्ट प्रूव किया है, हमने देखा है कि अगर हम वहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बजाय अगर हम पीपीएस अप्रोच यूज़ करेंगे तो हमारी वेरिएशन जो है वो खासी कम होगी. सो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, एंड इंशाल्लाह अगले सेशन में जब हम आएंगे तो वी विल बी हैविंग सम मोर इंटरेस्टिंग स्टफ, एंड वी विल बी हैविंग some more applications of the PPS approach, right? So until next lecture, Allah aapka hamiyan nasir ho. Allah Hafiz.